हेलो एवरीवन। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम समझेंगे रदरफोर्ड मॉडल को। आसान मॉडल है, उसका ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, उसको भी समझ लेंगे। मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो भी समझ लेंगे, प्लैंक की थ्योरी को भी समझ लेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उतना ही होगा जितना फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया था, समझ लिया था उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, आखिरकार उनका प्रॉपर्टी क्या है, उनका नेचर क्या है। थोड़ी बहुत जो पॉइंट्स रह गए होंगे, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं तो उस 40 मिनट्स के लेक्चर के अंदर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी को पूरी तरह बता दिया गया है। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन आपको इतना पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, और कैथोड रेज ही क्या हुआ करती थी, नेगेटिवली चार्ज हुआ करती थी। बाकी जो हमारे पास एनोड रेज होती हैं या जिन्हें हम कैनाल रेज बोलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। बाद में जाके हमें पता चला ये बात, तो ये पता होगा आपको, ये बात शायद मैंने बताई हो। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हमें आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लेना है और आज के आज ही हमें समझ लेना रदरफोर्ड के मॉडल को। रदरफोर्ड का मॉडल हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, शुरू करें। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, रिलेशन नहीं। हम तो एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का कोई खास रिलेशनशिप नहीं। आप सेकंड लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको पहले लेक्चर आना चाहिए, बेसिक्स आनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार तो रिपीट करूंगा नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए। तो पहले लेक्चर को देख ले, तभी सेकंड लेक्चर को देखे। मैं ऐसा पर्सनली आपको कहूंगा, बाकी आपका इच्छा, आपका बस चले आप 10वां लेक्चर डायरेक्टली देखो, पहला देखो ही नहीं, पहला मत देखो ना, देखो 10वां डायरेक्टली देखो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो जयराम जी की। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल की। ठीक है, रदरफोर्ड कौन था? हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी वहां पर, कब? अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बट हम वहां पे स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर उसको भी ऐड कर लेते तो 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाता। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में आज हम डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। रियली सॉरी, डिस्कवरी बार बार बोल दिया है कि हम बार बार डिस्कवरी करने लगते हैं चीजों को। डिस्कवर नहीं करना है हमें एटॉमिक मॉडल को समझना है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं फटाफट इनके बारे में। तो रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड जो थे भाई अमीर आदमी थे। देखो, रदरफोर्ड ऐसे टाइप के साइंटिस्ट थे जिनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे, इनकी बहुत बड़ी कंपनी थी, ये बहुत रिच साइंटिस्ट थे। ठीक है, जैसे आपने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, उन्होंने पहले डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मेट डिस्कवर किया था। बैटरी वाला जो होता है सब कुछ, ठीक है, जो नॉर्मल हम बैटरी देखते हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट नहीं आया था उससे पहले, तो बहुत ही अमीर साइंटिस्ट हुआ करते थे, बल्कि उनका फोर्ब्स में नाम हुआ करता था। ऐसा क्यों हुआ करता था? उस वक्त की जो फोर्ब्स की लिस्ट हुआ करती थी उसमें नाम हुआ करता था उनका। होता क्या था कि वो बेसिकली डीसी के सब बहुत बड़े सप्लायर थे। डीसी मतलब वो वाला यूनिवर्स नहीं, मार्वल वर्सेस डीसी, वो नहीं, ये डीसी हम लोग डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़े वो सप्लायर थे, बहुत अमीर आदमी थे वो। उसी तरीके रदरफोर्ड भी ठीक ठाक अमीर आदमी थे। और रदरफोर्ड क्या करते थे, इनका एक बहुत बड़ा लैब था, उसके अंदर काफी सारे लोग काम करते थे। अब रदरफोर्ड जो है उनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका एटॉमिक मॉडल क्या था? तो उन्होंने ऐसा कहा था कि यार जो एटम होता है ना, एटम एक स्टेडियम की तरह होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये रेफरेंस देके रखा हुआ है, एटम एक स्टेडियम की तरह होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पर, और वो न्यूक्लियस पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ये इनका कंक्लूजन है। क्या एक्सपेरिमेंट था वो भी हम समझेंगे, एक्सपेरिमेंट समझेंगे, आगे थोड़ी ना जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट समझेंगे, एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निकला है कंक्लूजन, उसको समझ लोगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी होगी समझने में। मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने कहा भैया एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन खासियत यह होती है कि जो ये एटम होता है इसका सारा मास कंसंट्रेटेड होता है इस छोटे से न्यूक्लियस पर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक डिब्बे के अंदर जान बंद है। आपने सुना होगा काफी सारे, आपने अंडरटेकर को देखा होगा लड़ते हुए, तो अंडरटेकर में आपको पता है एक जग हुआ करता था, उसी के अंदर सारी एनर्जी, मतलब ऐसा माना जाता था कि वो जग, मतलब उसकी जान उसके अंदर अटकी रहती थी। उसी तरीके है ये कि पूरा एटम जो है, इसका पूरा भार, पूरा जो मास है वो छोटे से एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड है, बहुत ही छोटा सा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस का जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियस का, वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में चलता है। ये इसका रेडियस का ऑर्डर होता है। अब रेडियस का है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होता है कि कोई भी स्फीयर होता है, सर्कल होता है, तो उसके अंदर रेडियस होता है। ठीक है, वो एक इक्वल डिस्टेंस जिस पे सारे के सारे पॉइंट को मार्क किया जाता है ताकि एक पूरा सर्कमफेरेंस तैयार हो सके, लोकस जिसे बोलते हैं, वो सब आपको पता होगा। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है सर्कुलर होता है, हम जनरली ऐसा मान के रखें कि स्फेरिकल शेप का होता है, न्यूक्लियस हो या एटम। और ये न्यूक्लियस एटम जो स्फेरिकल शेप का होता है, इसका कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फर्मी मीटर के ऑर्डर में होता है। इसको हम लोग 1 फर्मी मीटर बोलते हैं। तो 1 फर्मी मीटर जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कन्वर्जन तो आपको पता ही होना चाहिए, तो उसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो एटम का साइज होता है वो भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया। अब प्रिडिक्ट करके कहा कि यार ये जो एटम का रेडियस होता है ना, अब हर चीज अलग है ना, न्यूक्लियस का रेडियस मैंने आपको बता दिया, अब मैं अंदर से बाहर की ओर जा रहा हूं। तो जो एटम का रेडियस होता है उसका भी कुछ ऑर्डर है। एटम के रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स के। ठीक है, याद रखिएगा,
ठीक है, टू द पावर की पावर घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। और मैं क्या बोलता हूँ, किस तरह बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन से, तो मैं अगर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना तो मैं क्या करूँ। ठीक है, बस अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन मैं अपने मन में ही सोचने लगा और अपने मन में ही इसका आंसर भी दे दिया। मुद्दे की बात यह है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है 10 टू द पावर -15 मीटर में होता है, और मतलब ऑर्डर में होता है, उसी रेंज में होता है, और एटम का भी ऐसी रेडियस होता है। लेकिन भैया अब हमने तो सुना है कि जो एटम होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर शेल्स बढ़ती जाएंगी, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते, घंटा तो में फर्क नहीं पड़ता। जो हम मुद्दे की बात कर, जनरली हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ये जो तुम देख रहे हो बस ये ऑर्डर है, ऑर्डर। मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला कि एक एटम निकाल के लाओगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर का ही होगा, ये एक ऑर्डर है, इसी रेंज में होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, ये हमारे पास 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। आपको सारे कन्वर्जन आने चाहिए। ठीक है, 10 टू द पावर -9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं, 10 टू द पावर -12 मीटर को पिकोमीटर बोलते हैं। ये सब पता होना चाहिए। बेसिक कन्वर्जन आपको यूनिट एंड डायमेंशन नाम के चैप्टर के अंदर और क्लियर होता जाएगा। आसान सी बात थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे जो रदरफोर्ड ने डिराइव किए थे अपने एक्सपेरिमेंट से। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर उसके आगे हम चीजों को और बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट क्या था। अब देखो, एक्सपेरिमेंट अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है, सबसे पहले एक पेज को ले लेते हैं। कोई पन्ना है हमारे पास, पेज को ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमने एक पेज ले लिया। आपने कभी फॉइल देखा है, फॉइल, सिल्वर फॉइल, ठीक है, रोटी रोटी उसके अंदर पैक करी होगी, सिल्वर फॉइल देखा होगा, या आपने कभी बहुत महंगी मिठाई खाई होगी तो उसके ऊपर गोल्ड की फॉइल होती है या उसके ऊपर सिल्वर फॉइल होती है, आपने देखा होगा। तो फॉइल जो होती है वो एक पन्ने की तरह होती है, बस वो बहुत पतली होती है, बहुत उसकी बहुत कम थिकनेस होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक फॉइल लिया, एक फॉइल लिया। किसकी फॉइल ली भैया, अमीर आदमी, मैंने पहले ही बोल दिया रदरफोर्ड वाज अ वेरी रिच मैन, तो उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। भैया और कोई फॉइल ले सकते थे क्या, गोल्ड का लेंगे तभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि गोल्ड नहीं लिया तो सक्सेसफुली नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये अमीर थे तो इन्होंने गोल्ड इस्तेमाल कर लिया। होता क्या है कि इसके रीजन और बनाए जा सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को ले लेकर, लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाना ही नहीं चाहते, हम तो बस केवल कॉन्सेप्ट समझने आए हैं। तो गोल्ड का जो फॉइल होता है वो हमारे पास जनरली होता क्या है कि जो गोल्ड होता है ना, अच्छा मैं इसकी खासियत बताता हूँ। गोल्ड जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मैलेबल मटीरियल होता है, बहुत ही डक्टाइल मटीरियल होता है। मतलब ये गोल्ड जो है बहुत ही गजब की चीज है, इस तरीके गजब की चीज है, महंगी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी आपको पता है चेनें बनती हैं, ठीक है, पतले पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं, पतले पतले तारों में कन्वर्ट हो जाना, और मैलेबल मतलब पतली पतली प्लेटों के अंदर कन्वर्ट हो जाना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड फॉइल जो होता है काफी इजीली अवेलेबल भी होता है। मतलब इजीली अवेलेबल क्या, पैसा खर्च करो तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है। गोल्ड फॉइल उन्होंने इस्तेमाल किया। अब होता क्या है कि जो गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस थी, थिकनेस, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो बहुत कम थी यार, बहुत कम। थिकनेस क्या होता है, थिकनेस क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे तुम ये पेज देख रहे हो, इस पेज में तुम ये देख रहे हो, ये इसके एजेस ये देख रहे हो, इसको थिकनेस कहा जाता है, इसको थिकनेस कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो गोल्ड फॉइल ली इन्होंने, उसकी थिकनेस इतनी कम थी, इतनी कम थी कि अभी बना तो एटम का ही होगा ना, गोल्ड का फॉइल है तो एटम का बना होगा, तो इतना कम थिकनेस थी इसकी कि एक एक गोल्ड का एटम ऐसे लाइन में लगे हुए थे। तुम इमेजिन करो जैसे एक बॉल के हमने क्या लगा दिया, एक बॉल का हमने वो बना दिया है, एक बॉल का हमने पेज बनाने की कोशिश करी। जैसे एक बॉल ले लो और बॉल को एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर अरेंज करने की कोशिश करो, उसी तरीके इसका शेप बन गया। मतलब एक एटम इस तरीके अरेंज हो गया, ठीक है, इस तरह अरेंज हो गया, इस तरह अरेंज हो गया। अब हमने ऐसा ट्राई किया कि यार इसके पीछे कोई एटम ना हो, हम एक ही एटम की थिकनेस लेना चाहते थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप एक एटम की थिकनेस लोगे ना, तो आपकी जो अब हम इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो जब वो चार्ज पार्टिकल होंगे उनमें डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा सफल होगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम एटॉमिक मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो जितना कम हमारी थिकनेस होगी उतना ज्यादा हमारे पास एटम्स अवेलेबल होंगे उस पतली सी थिकनेस के अंदर। समझा करो बात को। और हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक लेयर एटम की ना हो, हम सिंगल एटम एटॉमिक लेयर चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सिंगल एटॉमिक लेयर चाहते हैं। तो बहुत कम थिकनेस का इन्होंने लिया था, ठीक है, इतना बातें समझ में आ गई। तो एक गोल्ड की फॉइल ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सामान तैयार कर रहे हैं, सामान तैयार कर रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम केमिस्ट्री लैब के अंदर जाते हैं तो हमें सामान दिया जाता है ना कि ये सामान। केमिस्ट्री लैब में वैसे तो हम लोग कभी जाने को पाते नहीं है, और जाते हैं तो क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में यही होता है, ठीक है, लैब कम लेके जाया जाता है। लैब तभी लेके जाया जाता है जब क्या होने वाला होता है, हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल शुरू होता है, उससे पहले नहीं लैब दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए तो निकाली पड़ती है एजुकेशन सिस्टम को, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हमने कभी करके देखा ही नहीं, हम तो केवल किताबों के अंदर ही पढ़ते रह गए। चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। ऐसा तो हम कंप्लेन कर लेंगे, बहुत चीजों कंप्लेन की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, गोल्ड फॉइल उठा ली है, ठीक है, क्या उठा लिया हमने, गोल्ड फॉइल उठा ली है, गोल्ड फॉइल उठा ली, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला मटेरियल हो गया। दूसरा मटेरियल हमारे पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल,
अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अब अल्फा पार्टिकल जो होता है ये कहां से लाएंगे? अल्फा पार्टिकल जो होता है ये हमारे पास डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है। अब हीलियम क्या है देख लो, ये हीलियम का हमारे पास, हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, आपको पता है, एक नोबल गैस है, तो किसी के साथ बॉन्ड वॉन्ड बनाती नहीं है, तो अकेले होती है। इस हीलियम को क्या करो, आयोनाइज करो। अब इसे आयोनाइज कैसे करेंगे? सबसे मन में एक पहला सवाल यही आएगा, आयोनाइज करना बहुत बड़ी बात है क्या? आपको पता है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम आयोनाइज किए जा सकते हैं इजीली। तो इनको आयोनाइज कैसे होगा? ये आयोनाइज इस तरीके होगा कि जो हीलियम है उसका आयन तैयार हो जाएगा और साथ में उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब आपको कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? क्योंकि जो हीलियम होता है उसका एटम अगर आपने देखा होगा तो हीलियम के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल अवेलेबल होती है, ठीक है, इस शेल को हम लोग के शेल बोलते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ये डबली आयोनाइज हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन अभी मुद्दे की बात करते हैं। हुआ क्या कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है, बस इतना समझो। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता यही है। होता कैसे है देखो ध्यान से, कि जो अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास नंबर मतलब क्या, सिंपल शब्दों में कहो तो जो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं। तो हीलियम जो आयन है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होंगे? 4 अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसका मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। और अगर आपसे कोई पूछे चलो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, वो आएगा 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना। तो हीलियम आयन जो ये हमारे पास, सॉरी हीलियम आयन कह रहा हूं, हाँ हीलियम आयन जो है डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन है, जो अल्फा पार्टिकल है, ये थोड़ा भारी होता है। ठीक है, बाकी सारे जो हमारे पास, जैसे आपने पता होगा आपको, काफी सारे प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ये थोड़ा भारी होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कैसे बनाया जाता है? जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो हीलियम, हमारे पास डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनको इजेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कोई सोर्स ले लेते हैं जहां से अल्फा पार्टिकल हमें मिले। अब वो सोर्स आपकी किताब में भी लिखा रहता है, कई जगह पर लिखा रहता है, कई अलग अलग बातें हैं, उसके मुद्दे अब वो आपसे कभी ना पूछा जाएगा और ना वो आपके लिए जरूरी है। आपको बस इतना समझना है कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जाता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जाता है। अब होता क्या है कि जो हम ये गोल्ड फॉइल लिए हैं, ठीक है, और साथ में एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया जाता है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो एक, अभी मैं आपको समझाता हूं, चलो फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पे आओ समझो। होता क्या है, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे फॉइल ले लेते हैं, गोल्ड फॉइल खड़ी कर देते हैं गोल्ड फॉइल को, ठीक है, और ट्राई करते हैं कि गोल्ड फॉइल सिंगल एटॉमिक लेयर जितनी थिक हो। ठीक है, सिंगल एटम का जब अरेंजमेंट होता है उतनी थिक होनी चाहिए, मैं समझा दिया हूं ऑलरेडी। अब होता क्या है कि इसके अबाउट हम ऐसे गोल आकार के अंदर अरेंज कर देते हैं एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन को लगा देते हैं। अब स्क्रीन क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन जैसे होती नहीं है, नॉर्मल टीवी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, उसी तरीके पूरे सर्कमफ्रेंस के अंदर एक पूरी स्क्रीन लगा देते हैं, पूरे मतलब कवर करके रख देते हैं। और फिर होता क्या है, यहाँ पे बीच में पतला सा थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं और यहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल को इजेक्ट करवाना शुरू करते हैं। किसको? अल्फा पार्टिकल को। सोर्स लगा देते हैं ना अल्फा पार्टिकल का, लेटेस्ट से हम यहाँ पे एक डिब्बा लगा दिए सोर्स अल्फा पार्टिकल का। कैसे अभी सोर्स बना अल्फा पार्टिकल का? ये इसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे और क्या, ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ जाता है तो जाने के बाद आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। आपको पता है कि जो हीलियम आयन होता है He2+, इसके ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल। आपको यह भी पता है कि जो एक एटम होता है उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियन या बेरियन का बना होता है। अब न्यूक्लियन जो होता है उसके अंदर एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे +1 होता है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो E चार्ज होता है इसके ऊपर, प्लस E चार्ज। अब E कितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज जब पास जाएगा। तो होता क्या है कि जब आप अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर इजेक्ट करते हो, तो हमने लिया है जो गोल्ड की फॉइल वो 1 एटम की थिकनेस के बराबर है। तो क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को इजेक्ट करवाया जाता है, उसमें से लगभग 99.99%, इन सब चीजों को हटा देता हूं, इन सबका कोई मतलब नहीं है, सब में बेसिक बातें कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी बच्चे को समझ में ना आए, मैं हमेशा चाहता हूं कि 11th वाले को भी समझ में आए, ड्रॉपर को भी समझ में आए, सबको आए। तो मुद्दे की बात क्या है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है वो अल्फा पार्टिकल कैसे पास करेगा, देखना ध्यान से। अब होता क्या है, जैसे मान लो अगर हमने अल्फा पार्टिकल 20 लाख अल्फा पार्टिकल ले लिए या 20 करोड़ अल्फा पार्टिकल ले लिए, तो उसमें से 99.99% लगभग मतलब बहुत सारे, इतने लगभग अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? सीधे चले जाते हैं, सीधे चले जाएंगे।
सीधे चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे अल्फा पार्टिकल, इस फॉइल को क्रॉस करके सीधे चले जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे और जाकर के इस स्क्रीन, क्योंकि जिंक सल्फाइड की बनी हुई है तो चार्ज पार्टिकल जब इसको हिट करेंगे तो ये जलने लगेगा। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं। तो ये जगमगाने लगता है, ये जगमगाने लगेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इतने सारे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं तो कुछ पार्टिकल ऐसे नहीं, थोड़े टेढ़े भी होते हैं। अब वो पार्टिकल टेढ़े नहीं होते, उनको टेढ़ा कर दिया जाता है, उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्यों डिफ्लेक्शन आ जाता है मैं समझाता हूं। अब एक बात बताना, आपके सामने ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज को आप भगा रहे हो इसकी तरफ, एक पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी के साथ इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आप भगा रहे हो। तो एक बात बताना, क्या ये चार्ज पार्टिकल इससे लड़ जाएगा? हाँ भैया, अगर बड़ा साइज होगा, आमने सामने होगा, या तो लड़ जाएगा, और अगर आप थोड़े गैप पे लेके जाओगे तो क्या पता इधर उधर डिफ्लेक्ट भी हो जाए। तो ये डिफ्लेक्शन कर देगा या तो टकरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई सामने से सांड आ गया, तो आप सांड के सामने से जाके लड़ तो थोड़ी ना जाओगे, आप सांडे के या तो लेफ्ट से निकलने की कोशिश करोगे या राइट की तरफ से निकलने की कोशिश करोगे। उसी तरीके ये भी है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इक्विवेलेंट टू डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। अब होता क्या है कि तब जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो दोनों टकराना नहीं चाहते एक दूसरे से, क्योंकि इनके ऊपर रिपल्शन लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो होता क्या है कि ये डिफ्लेक्ट करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल, जैसे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल 99.9% लगभग ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं एज इट इज। अब सीधे क्यों चले जाते हैं वो भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। और जो थोड़े बहुत बचे कुछ पार्टिकल होते हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं बाय सम एंगल, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं बाय सम एंगल। अब वो कुछ एंगल कितना भी हो सकता है, किताबें लिखती हैं कि कभी कुछ होते हैं जो 1 डिग्री के अबाउट हो जाते हैं, कुछ 90 डिग्री के अबाउट, कुछ 80 डिग्री के अबाउट। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता। बहुत सारे ना पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं, और एक पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बड़े अभागे होते हैं। इतना समझ में आया? ज्यादातर पार्टिकल जो होते हैं वो सीधे चले जाते हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल कुछ एंगल से, कुछ भी एंगल, लेट अस से थीटा, कोई भी एक थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, उतने एंगल से डेविएट कर जाते हैं, पाथ से टर्न ले लेते हैं। अब होता क्या है, कुछ इतने अभागे पार्टिकल होते हैं जो जाके एकदम एग्जैक्टली न्यूक्लियस को हिट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सामने आ जाते हैं। अब होता क्या है कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो एक का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। अब इसके लिए आपको फिजिक्स आनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है, मैं इन सब चीजों को हटा करके समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो ये न्यूक्लियस है, मान के लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल इसके पास जा रहा होगा और ये जैसे इसके पास अप्रोच करेगा, इसको हम लोग अभी समझेंगे। इसमें और भी देखो, अगर फिजिक्स का यहाँ पे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर खींच के लाता तो वहां पे थोड़ी दो नई बातें आती। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, और एक को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, यहीं पे आते हैं, समझते हैं। देखो होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक सर्टेन लिमिट पर आकर के रुक जाएगा। मतलब होगा क्या कि काइनेटिक, ये अल्फा पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके पास मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वजह से मूव कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव कर रहा होता है, क्योंकि इस पे रिपल्शन की फोर्स लग रही होती है पीछे की ओर, पीछे धक्का मारेगा ना कि पीछे जा भाई, पीछे जा, आगे मेरे पास क्यों आ रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल पीछे की ओर भागने की कोशिश करता है। तो जहां पर जितने मिनिमम डिस्टेंस पर, लेट अस से उसको हम टी डिस्टेंस बोल रहे हैं, जितने मिनिमम डिस्टेंस पर ये अल्फा पार्टिकल आके रुक जाता है इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से, ठीक है, इसको नहीं अप्रोच कर पाता आगे की ओर, उसी डी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो आप फिजिक्स के साथ ही पढ़ोगे, क्योंकि इंपैक्ट पैरामीटर का यहां इस पर्टिकुलर चैप्टर, यहां इस वाले सेक्शन के अंदर कोई यूज नहीं है। लेकिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता होना चाहिए, आसान होता है ना, इसलिए समझा दिया मैंने, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर आसान है, लेकिन वो समझाने में मेरी सांस फूल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। सांस क्या भूल जाएगी, आसान है, मैं समझा सकता हूं। इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है वो एंगल होता है, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। रहने दो उसको छोड़ दो, इंपैक्ट पैरामीटर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जब मैं एटॉमिक फिजिक्स उठाऊंगा तब मैं देख सकता हूँ उसको एक बार के लिए। अभी बस आपको इतना समझना है। तो जो डी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा पार्टिकल कितना पास जा सकता है न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो चिपक नहीं सकते एक दूसरे से, थोड़े डिस्टेंस पर रुक जाएंगे। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है वो थोड़े डिस्टेंस पर रुक जाएगा। रुकने के बाद जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल रुक गया है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये वापस अल्फा पार्टिकल पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा। मतलब जो आगे जा रहा था वो अब पीछे आएगा। भैया मैं सीधे बोल रहा हूं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो यहां पर ये चीज नहीं समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। मैं चल के भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैं अल्फा पार्टिकल हूं और ये सामने एक न्यूक्लियस है, अब मैं गया रुक गया, क्यों, क्योंकि मैं सामने न्यूक्लियस है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज, मैं भी पॉजिटिवली चार्ज, मैं इसको नहीं चिपक सकता, मैं इससे नहीं चिपक सकता, मैं पीछे चला जाऊंगा। ये तो आगे जाने वाला पीछे आ गया। क्यों पीछे आ गया, क्योंकि जो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही थी। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है।
अब होगा क्या कि ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ये इतना ज्यादा जाके न्यूक्लियस के सामने आके लड़ने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा सेंटर पर आ गया न्यूक्लियस के कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर दिया, मतलब 180 डिग्री से जस्ट पीछे चला गया, 180 डिग्री से जस्ट पीछे चला गया। गॉट माय पॉइंट? तो ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। इस तरह समझो कि 20,000 में कोई एक पार्टिकल होता है, ठीक है, 20,000 में कोई एक पार्टिकल होता है, बहुत 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 कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक, बहुत कम होते हैं। तो ये जो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है। होता क्या है कि ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं अपने पाथ पर, एकदम एग्जैक्टली जहां से आए थे उसी को रिट्रेस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिट्रेस कर लेते हैं अपने पाथ को। बाकी सब कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं थोड़े बहुत, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफ्लेक्ट ही नहीं करते। कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 99%, लगभग 99% ऐसे पार्टिकल होते हैं जो डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करते। अब आइए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर ये एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करा क्यों जाता है? कंक्लूजन डिराइव करने के लिए, कुछ ना कुछ समझने के लिए। एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हमें समझ में आए कि रियलिटी में चल क्या रहा है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को करके हम कुछ कंक्लूजन्स को डिराइव करते हैं। आइए चलिए उन कंक्लूजन्स को समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन्स क्या है? लो एक कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन्स की। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, ठीक है, कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें से 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं और मुड़ते ही नहीं है किसी एंगल से, एकदम सीधे सीधे चले गए। अब जो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे सीधे चले गए वो कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है। तो एटम जो होता है, जैसे मान लो ये कोई एटम है, इस एटम के अंदर ये छोटू सा न्यूक्लियस है, लेकिन अब बाकी सब आप देख रहे हो तो खाली है ना, खाली है, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन, अब बहुत लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी तो असर डालेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, घंटा कोई असर नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है, और बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, बहुत ज्यादा, क्या इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जस्ट डबल चार्ज होता है, लेकिन तभी अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन का कोई भी असर नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऐसी की तैसी, भूल जाओ, क्या भूल जाओ, भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन की ऐसी की तैसी। अब होता क्या है कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है। ये इनका पहला कंक्लूजन था, मैं लिखूंगा नहीं, आप याद कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, और ये जिसकी थोड़ी भी अकल होगी उससे समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्यों इजीली बिना किसी एंगल पर डेविएट करे डिफ्लेक्ट कर जाते, मतलब किसी भी बिना एंगल किसी भी एंगल पर डिफ्लेक्ट किए क्यों चले जाते हैं। ये ऑलरेडी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी नहीं समझ में आया तो लिख लो बात को कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी होता है, लिख देते हैं, क्या जाता है मेरा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या पॉइंट होता है? सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आ जाएगा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लिखना सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक, लिख लो इसे। अब अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट या मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है एटम के अंदर। उसके बाद कुछ होते हैं जो थोड़े बहुत जाके न्यूक्लियस के आसपास से गुजरते हैं तो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ न्यूक्लियस के एकदम सामने से जाते हैं तो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। बस यहाँ पे इनका इतना कंक्लूजन डिराइव हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहां से सवाल नहीं बनता है, सवाल बनता है हमारे पास इससे, देखो समझाता हूं। अब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट बैठे, रदरफोर्ड जो थे, ठीक है, अकेले कम काम किए हैं, इनके पास बहुत सारे वर्कर हुआ करते थे, तो ये कुछ दिमाग लगाए, और दिमाग लगा करके इन्होंने कहा यार कुछ कैलकुलेशन करने वाला लाते हैं, कुछ कैलकुलेट, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट लेके आते हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने ऐसा कहा कि हम नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स को, जितने भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 10,000 है, फर्क नहीं पड़ता, उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। अब ये एन न्यूट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कैपिटल एन है। कौन से पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल है। तो ये जो एन होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन्होंने ऐसा पाया, मतलब इन्होंने स्टडी करके ऐसा देखा कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। क्या बोला आपने? हाँ, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरीके है, जैसे मैं आपके सामने 4 एटम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं आपके सामने कैल्शियम लिख रहा हूं, लिख दिया, मैंने आपके सामने जिंक लिख दिया, मैंने आपके सामने सिल्वर लिख दिया, और मैंने आपके सामने कोई एक और बोलो, गोल्ड लिख दो, तो गोल्ड सिल्वर नहीं, थोड़ा सा दूर का लिख लेते हैं, काम करते हैं सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ले लिया और साथ में मैंने आपके सामने गोल्ड ले लिया, ठीक है, एयू ले लिया। अब एक बात बताओ कि इसमें से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर गोल्ड का होता है, ठीक है। कितना होता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का? 78 होता है ना। रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूं 78 है कि नहीं है।
78 नहीं 79 होता है, रियली सॉरी। देखो मैं भैया इतना ज्यादा याद नहीं है, पीरियोडिक टेबल कौन याद करता है, पीरियोडिक टेबल नहीं याद है मुझे। हाँ बस इतना पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 79 होता है, ठीक है 79 है, इतना पता होना चाहिए आपको 79 है। बाकी इन सबका एटॉमिक नंबर बता देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये सब बचकानी बातें याद रहती हैं, 30-20 तक ही याद रखा जाता है, इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आएगा भी सवाल तो दिया रहेगा एटॉमिक नंबर। हाँ रियली सॉरी मुझे नहीं याद है, कोई बात नहीं। 79 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अब देख रहे हो, अरे यार 78 79 इतना मैं हमेशा यार, मैंने एक चीज देखी है, मैं हमेशा 1-2 नंबर से क्यों रह जाता हूँ, ठीक है। आओ चलो, मुद्दे की बात यह है कि मैंने कई बार ऐसा भी किया है, जैसे आपको पता है कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन को जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बार मेरे टीचर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि कितना टेम्परेचर होता है, तो मैंने -195 बताया। तो हमेशा 1-2 का लफड़ा रहता है मेरा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, ये पता नहीं कैसा दिमाग है, मुद्दे की बात यह है कि 79 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है कि आपके पास इतने सारे एटॉमिक नंबर है। अब एक बार बताओ, इसमें से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, भैया गोल्ड का ज्यादा है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो गोल्ड में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर इनमें एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसमें 2 करेंगे, इसमें 3 करेंगे, इसमें 10 करेंगे। वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। अब जेड स्क्वायर क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। जितने जैसे आप एटम लोगे उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। मैं आपको और अच्छे से भी समझा दे रहा हूं। होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये पॉइंट लिख दिया था ना, मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं कोने में, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं डिफ्लेक्टेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, वो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है रियलिटी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा उसका न्यूक्लियस का भी साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन पार्टिकल है वो अपने आप ज्यादा ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि साइज इसका बढ़ गया है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस भी तो बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 θ/2 के। अब ये क्या है हमारे पास, रुक जाओ एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, साइन की पावर 4 θ/2। अब ये कहां से आया, कैसे आया, ये रदरफोर्ड से जाके पूछो। मतलब मुद्दे की बात ये है, ये क्या भैया, ये क्या तरीका है बात करने का, बिल्कुल यही तरीका है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। अब एक्सपेरिमेंटली जो चीज निकाली गई है उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। मुझे भी ये बात याद है केवल, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तब जाके कहीं वेरीफाई हो पाएगा, नहीं तो उसके और कोई तरीका नहीं है इसको वेरीफाई करने का। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मतलब मुद्दे की बात यह है, आपको बस इसको रट लेना है कि नंबर ऑफ जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो साइन की पावर 4 θ/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स इट। तो ये भी एक कैलकुलेशन है। बाकी इसके अलावा इन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के। किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसके, हमारे पास अल्फा पार्टिकल के क्या चीज, किसके काइनेटिक एनर्जी पर, अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, इस तरह समझो कि जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की तो डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा। क्यों, देखो ध्यान से। एक बार बताओ, कभी तुमने देखा होगा कि काफी हाई स्पीड से चल रही गाड़ी थोड़ा सा भी अगर टर्न मार देती है, थोड़ा सा भी स्टीयरिंग को घुमा दिया जाता है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो वो क्या करती है, वो इजीली चीजों को स्केप कर ले जाती है। आपने देखा होगा ये, ठीक है, कभी भी आपने कभी कोई रेसिंग देखी हो तो थोड़ा सा भी जब बहुत हाई स्पीड होती है तो थोड़ा सा भी टर्न मार दिया जाता है स्टीयरिंग पर तो काफी घुमाव, मतलब एक तरीके से कहूं तो जो भिड़ंत होने वाली होती है उससे बच जाया जाता है। उसी तरीके यहां पर भी है। होता क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से स्पीड में जाता है तो वो डिफ्लेक्शन करने, इससे पहले उस पर डिफ्लेक्शन देखने को मिले वो स्केप कर जाता है, तो डिफ्लेक्शन कम आते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन की संख्या होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होती जाएगी तो डिफ्लेक्शन कम आता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी डिफ्लेक्शन कम आता जाएगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन होने वाले पार्टिकल की संख्या घटती जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिखे दे रहा हूं, ठीक है। ये बस यही हमारे पास आपको याद रखने वाली चीज है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इससे पहले 2-3 कंक्लूजन मैंने और भी बता दिए थे, उनको और बता देता हूं। देखो ध्यान से, जो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी डिफ्लेक्टेड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे पास, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 θ/2 के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको और याद रखना,
इसको मैंने समझा दिया है एक्सपेरिमेंटली, और इसको अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद करना है, सेकंड वाला, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास न्यूमेरिकल बेसिस पर कंक्लूजन्स आ गए। उसके अलावा 2 और कंक्लूजन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद दूसरा मैंने क्या पॉइंट बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका सारा मास, उसका जो एटम का पूरा मास होता है, स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एटम होता है उसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, वो भी एक प्रकार का, देखो सुनो, अब तक लेक्चर के अंदर जितनी बातें बताई मैंने वो ज्यादातर इनका कंक्लूजन था, ठीक है, इनका कंक्लूजन था। जैसे न्यूक्लियस का रेडियस मैंने सबसे पहले बताया, वो इनका कंक्लूजन था। एटम का रेडियस मैंने जो बताया वो इनका कंक्लूजन था। इनके कंक्लूजन्स थे वो जो मैं बता रहा था, वो मेरी भाषा नहीं थी, वो रदरफोर्ड की भाषा थी। उसके बाद ये जो 3 मैंने फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले तरीके से क्या सिंपल शब्दों को तो रिलेशन लिखा है, ये भी इनके कंक्लूजन में आया था। तो ये कंक्लूजन के पार्ट होते हैं, तो ये भी कंक्लूजन का पार्ट था। वो न्यूक्लियस और एटम का रेडियस बताना भी कंक्लूजन का पार्ट था। एटम का मोस्ट स्पेस एम्प्टी होता है, वो भी इसका पार्ट था। अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो भी इसी का पार्ट था। गॉट माय पॉइंट? अब इनके लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, तुरंत रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट को समझ लिया, उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आए वो समझ लिया। अब होगा क्या कि इसके ऊपर कोई ये रिलेशन है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत कोई खास बनता नहीं है, बस प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन के ऊपर मतलब थोड़े बहुत सवाल बनेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर, वो देखा जाएगा, उसको समझा जा सकता है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है वो। बस आपको एक बार रिलेशनशिप याद हो जाए तो काम आपका बन जाएगा। तो हमें याद क्या करना है, हमें आपको ये सारे फॉर्मूले, मतलब ये जो रिलेशन है ये याद कर लेने हैं, और इसके अलावा मैं जो लिमिटेशन बताने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसलिए उसको याद कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं लिमिटेशन से, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन मतलब जब किसी की थ्योरी कहीं ना कहीं फेल कर जाए। देखो ध्यान से, क्या कहां फेल कर रही है। अब इन्होंने एटम का मॉडल, जो आप सबसे क्लासिकल मॉडल पढ़ते हो एटम का, कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के हमारे पास आसपास कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, सर्कुलर बोला था, इलिप्टिकल नहीं बोला था। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं। ये सब जो बचकानी बातें बोली गई थी, जो आपको पता है, आपने एटम में ज्यादातर पढ़ के रखा हुआ है, ये रदरफोर्ड नहीं दिया था, ये रदरफोर्ड नहीं दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उससे पहले आप फिजिक्स की थोड़ी बहुत बेसिक बातें समझ लो। होता क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल, देखो ध्यान से समझो, जब कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट कोई भी एक पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त उसके ऊपर कुछ चीजें होती हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। इस सर्कुलर मोशन पे लेटर से पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की ओर है। होता क्या है कि पार्टिकल पर 2 प्रकार के एक्सेलरेशन लगते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। तो कौन कौन से एक्सेलरेशन लगते हैं? एक होता है हमारे पास, इस पार्टिकल को वैसे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें होते 2 एक्सेलरेशन हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। आगे जाके ये बोहर के मॉडल के अंदर मेरे काम आएगा, इसलिए अभी याद कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसको v²/r बोलते हैं। होता क्या है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये पार्टिकल के डायरेक्शनल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्शनल चेंज के लिए मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में होता है, तो वो भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, लेकिन वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। मतलब सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल, क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है? क्योंकि हमेशा चाहकर ना चाहकर हमेशा पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शनल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपको पता है पार्टिकल पहले यहां जाएगा तो यहां डायरेक्शन चेंज, यहां डायरेक्शन चेंज, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, और डायरेक्शन को चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। पहली बात तो कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई कांसेप्ट ही नहीं बचता, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड, वेलोसिटी के पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब यार ये पूरा फिजिक्स हो जाएगा, पूरा फिजिक्स हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहूं, मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात तो, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग चीज होती है। तो सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नो मैटर पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा हो, अगर स्पीड नहीं कांस्टेंट है तो बॉडी पे टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल दोनों लग रहा है, दोनों लग रहा है। इतना पता होना चाहिए भाई मेरे, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फिजिक्स का है, नहीं तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूं, यहीं इस टॉपिक को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक या पूरे के पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन को यहीं पे दफन कर सकता हूं, यहीं पे दफन कर सकता हूं। बस 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, ये यहीं पे दफन कर सकता हूं। लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, मैं तो एटॉमिक मॉडल समझा रहा था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है। समझो, आओ। हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल,
क्या नाम था, रुक जा बाल थोड़े ठीक कर लूं भाई मेरे। चलो, हुआ क्या कि जो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, कौन थे, मैक्सवेल। अब ये मैक्सवेल जो थे यार बड़े गजब के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऐसा कहा कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या, जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पढ़ोगे तो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक टाइम मैं क्या बोलूं यार, मैं बता रहा हूं ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 के अंदर फिजिक्स में आखिरी चैप्टर। उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होती है, और उनसे जो वेव निकल करके आती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं वो उनके भी परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात हाँ पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। और ऐसा कहा था कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके पास केवल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। तब भी मुद्दे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके पास, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला नेचर नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला नेचर लाने के लिए पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन शो करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जब रदरफोर्ड ने कहा कि किसी भी एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करे, क्योंकि यहां न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास किसके अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी को मिल जाता है। तो होता क्या है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस बॉडी के ऊपर लगने लगता है और बॉडी रोटेट करने लगती है। क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन बॉडी का चेंज होता जाएगा, और वो बॉडी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है। अब जब चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। क्या बोला आपने, क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल जब चल रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा होता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। एनर्जी को लूज कर रहा होता है इन सेंस, इस तरह समझो कि ये चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस करेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने लगेगा तो ये वेव बनाते वक्त इसकी एनर्जी कम होने लगेगी, क्योंकि इसका कुछ एनर्जी कंटेंट भी तो होगा, इसके मूव करने के लिए कुछ एनर्जी कंटेंट होगा, वो एनर्जी कंटेंट धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते ये एक सर्कुलर ऐसे 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 एक स्पाइरल फॉर्म को फॉर्म करते 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 न्यूक्लियस में आके दफन हो जाएगा। और न्यूक्लियस में आके जब ये धड़ाम से लड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से आके धड़ाम से लड़ेगा, उतने समय का प्रेडिक्शन किया गया तो वो लाया लगभग 10⁻⁸ सेकंड्स के अंदर। कितना है, 10⁻⁸ सेकंड्स आया, बहुत कम समय, बहुत कम समय। और अगर ये बात सही होती तो हमारे पास आसपास कोई एटम ही ना होता। क्यों, क्योंकि 10⁻⁸ में पहला एटम बनता, खत्म से तुरंत खत्म हो जाता। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक चार्ज पार्टिकल तो होता है। अब इसको समझाया बोहर ने था, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैक्सवेल के वजह से ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया। मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चल रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस करता है। वेव इंड्यूस होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल करके आती है उसकी वजह से एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी की खपत होती है, एनर्जी कम होती रहती है, कम होती रहती है। तो एक समय के बाद ये पार्टिकल आकर के, ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के ऊपर कोलाइड कर जाएगा और फट जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और टाइम क्या प्रेडिक्ट किया गया, 10⁻⁸ सेकंड प्रेडिक्ट किया गया। ठीक है, तो ये है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने ऐसा कहा, ठीक है, लेकिन बोहर ने इसको बहुत ही चालाकी से हैंडल किया। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा भाई देखो अब ये फिर आ जाएगा, फिर तमाशा बताएगा कि एक एक्सेलरेटेड, उन्होंने भी यही सेम बात बोली कि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर होता है। बस उनका कहने का तरीका थोड़ा लहजा अच्छा था, मैं उसको बताऊंगा। मुद्दे की बात यह है कि बोहर ने इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया। बोहर ने कहा यार जो तुम क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे लगा रहे हो ना, लगाना मत। बोहर ने सेग्रीगेशन का काम किया, मतलब उन्होंने सेपरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, दो प्रकार की मैकेनिक्स होती है, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है मॉडर्न मैकेनिक्स। मॉडर्न मैकेनिक्स को अपने पास रखो, ठीक है, मॉडर्न मैकेनिक्स मत लगाना यहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स को अपने पास रखो, मॉडर्न मैकेनिक्स को यहाँ पे लगाओ। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ नहीं लगा सकते, मतलब वो जो न्यूटन वाली मैकेनिक्स है वो यहाँ पे लगाओगे फेल कर जाएगा, नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, तो इनके ऊपर हम वो मैकेनिक्स नहीं लगाते जो मैकेनिक्स हम नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगाते हैं, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। ये सब अपने एक डिबेटेबल टॉपिक होता है, काफी बड़ा एक लार्ज टॉपिक है। मुद्दे की बात यह है कि आपको इतना समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, नो मैटर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या हुआ, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। बट इसके लिए भैया सर्कुलर मोशन आना चाहिए,
सीधी बात, सर्कुलर मोशन अगर नहीं आता है तो एक घंटा नहीं समझ में आएगा। तो सीधी बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी पे अप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस की वजह से 10⁻⁸ सेकंड पर वो न्यूक्लियस क्या कर ऊपर कोलाइड कर जाएगा और पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से इसी वजह से फेल कर गई, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। आगे खत्म, रदरफोर्ड का मॉडल खत्म। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, खत्म हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। तो जब रदरफोर्ड का मॉडल खत्म हो रहा है तो कुछ और भी बताइए, ठीक है, कुछ और भी बता देते हैं। क्या एनर्जी होती है, किस तरीके वर्क करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, उसको भी समझाया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। चलिए स्टार्ट कर, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। मुझे लगता है आज के लेक्चर के अंदर केवल रदरफोर्ड मॉडल ही हो पाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल को मैं थोड़ा ज्यादा ही घुस करके समझा दिया। मुद्दे की बात यह है कि इसको थोड़ा सा स्केप कर दिया जाता है, थोड़ा फास्ट लेके जाया जाता है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यार इसको तो इतना तो आता ही होगा। बट होता क्या है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 11th वाले जो बच्चे होते हैं वो उस जैसे आपकी बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास कब आता है। सर्कुलर मोशन का जितनी भी बात होती है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। और कई जगह पर होता क्या है कि धीरे धीरे सिलेबस चलने की वजह से काइनेमेटिक्स का सर्कुलर मोशन आए ना आए, लेकिन पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा होता है, मतलब उसी दौरान चल रहा होता है। तो कई बार कुछ बच्चे पढ़ पाते हैं, कई बार कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक तरीके का उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन आना चाहिए, तभी आप ये मॉडल को थोड़ा ज्यादा, इसकी लिमिटेशन को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, बस, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते वक्त हम कुछ और भी टॉपिक को खींच रहे होंगे। क्या टॉपिक खींच रहे होंगे? कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए? अब हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारे पास अभी आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब बात करेंगे तो उसी के अंदर आपको एनर्जी का भी फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल, जो प्लैंक ने दिया है, प्लैंक ने, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल ने तो ऐसी कोई बात करी नहीं थी। मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आओ चलो, अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लेते हैं फटाफट, चलो। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की इन अ सेंस, मतलब इस तरह समझो कि ये जो विजिबल लाइट आप देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये होती है कि एक वाइड रेंज में होती है, इसके पास काफी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती है। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आती है सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली, ठीक है। स्टार्ट कर दे इस टॉपिक को, स्टार्ट कर दे इस टॉपिक को, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन क्यों लाना, स्टार्ट कर देते हैं यार, बहुत ही बेसिक सी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मेरा बहुत टाइम नहीं लगेगा। हुआ क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये काफी अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग नेचर की निकल करके आती हैं। कुछ लोगों की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, कुछ लोगों की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये मैक्सवेल ने नहीं कहा था, ये मैक्सवेल ने नहीं कहा था, ये प्लैंक ने कहा था। प्लैंक ने ऐसा कहा था कि जब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलेशनशिप मैक्सवेल ने नहीं दिया था, प्लैंक ने दिया था। खैर मुद्दे की बात यह है, आज हम मैक्सवेल वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें हर एक अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग नेचर देखने को मिलता है लाइट का। अब होता क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आती है एम्बर रेज, ठीक है। एम्बर रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है। जहां से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस में वहां पे बात करता हूं। सबसे पहले एक होती है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। अब गामा रेज जो होती है ये इनकी बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। मैं आपको इस तरह बताऊं कि गामा रेज जो होती है ये दीवालों को फाड़ के निकल जाती हैं। दीवालों को फाड़ के मतलब चीर फाड़ करके नहीं निकल जाती हैं। इन अ सेंस मैं ये कहना चाहता हूं कि गामा रेज जो होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी हाई होती है कि देखती नहीं भाई दीवार कितनी मोटी है, ये पार कर जाती है, ये पार कर जाती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है। गामा रेज के बाद अगला जो सबसे पावरफुल हमारे पास रेज निकल करके आता है उसका नाम होता है एक्स रेज। अब एक्स रेज क्या होती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्स रेज जो होती है, आपने कभी भी किसी का फ्रैक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा एक्स रेज की मदद से हम उसका एक्सरे निकलवाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक शीट होती है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर टूटी हुई हड्डी का वो होता क्या है। अच्छा आपने एक बात देखा होगा, जब एक्सरे करवाते हो तो हड्डी का निकल करके आता है, उसके अंदर आपको हड्डी दिखाई देती है बट आपको मांस नहीं दिखाई देता, ठीक है। आपको वो पूरा जो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे अपने टिबिया और फेब्युला, ठीक है, दो हड्डियां होती हैं नीचे के अंदर, जैसे मान लो मेरे पास फेब्युलरी फ्रैक्चर है, एक फेब्युला फ्रैक्चर हुई है, तो फेब्युलरी फ्रैक्चर के अंदर आपको केवल फेब्युला की हड्डी दिखाई देगी जब आप उसका एक्सरे निकलवाओगे तो, ठीक है। या टीबिया टूट गई है तो टीबिया का आपको निकल के दिखेगा, या फीमर टूटी है तो फीमर दिखेगा, आपको हड्डी दिखेगी केवल, लेकिन आपको वो मांस नहीं दिखाई देगा। मतलब वो आपको जो मसल्स होती हैं वो मसल्स नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि ये मसल्स को पेनिट्रेट करके इजीली निकल जाती है, और जब वो उसको पेनिट्रेट करके इजीली निकल जाती है तो कहती है भाई इसको निकालने की जरूरत ही क्या है, उसका प्रिंट ही नहीं निकल करके आता है। आपको क्यों निकल करके आता है? तो हड्डी, क्योंकि हड्डी को नहीं पेनिट्रेट कर पाती। एक्सरे काफी पावरफुल होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। बस गामा रेज से फ्रीक्वेंसी कम होती है, गामा रेज से एनर्जी कम होती है, गामा रेज से वेवलेंथ ज्यादा होती है,
ठीक है, उल्टा चलता है रिलेशनशिप। वो आपको तब समझ में आएगा जब हम ब्लैंक की बात करेंगे। अभी बस आपको ये समझना है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको अगर रात में कोई उठा दे तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, उठाकर कैसे पूछ ले आपको बता देना है। तो गामा रेस की सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, फिर एनर्जी भी उसी की सबसे ज्यादा होती है, फिर एक्सरे होता है, फिर आती है यूवी रेस। अब यूवी रेस क्या होती है? यूवी रेस आपको पता होना चाहिए कि यूवी रेस से बचने के लिए हमारे पास ओजोन का एक पूरा लेयर बना हुआ है ट्रोपोस्फियर के अराउंड। वो ओजोन का लेयर जो है वो यूवी रेस से प्रोटेक्शन कर रहा है। यूवी रेस क्या होती है? सेम वही प्रॉब्लम, इनकी भी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, ये आकर म्यूटेट कर सकती है हमारे जीन को, और जब ये जीन को म्यूटेट कर देंगी तो ऐसा आपको देखने में आएगा कि कैंसर हो जाएगा पेशेंट को। जब स्किन कैंसर आपने सुना है, वो ज्यादातर इसी की वजह से होता है। पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, ये गोनैड्स के लिए काफी हार्मफुल होती है। गोनैड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस ओवरी होते हैं उनके अंदर फ्यूचर जनरेशन होती है, उसके अंदर ये म्यूटेशन कर सकते हैं अपने हाई पेनिट्रेशन पावर की वजह से। अब उसके लिए यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, हमें पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर उतरना पड़ेगा। हम उतर सकते हैं और बहुत ही मजे से उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी आज उसके लिए टाइम नहीं है। आइए चलिए बस इतना समझिए कि यूवी रेज आती हैं, एक्स रेज के बाद यूवी रेज आती है। सबका यूज मैं आपको बता रहा हूं। यूज क्या है, मतलब एक तरीके से काफी डिस्ट्रक्टिव है वैसे तो नेचर में, लेकिन इसका काफी अच्छा यूज है। इसका आप समझ लो मेडिकल वर्ल्ड के अंदर बड़ा गजब का यूज है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा एक और बात है, जो अटेंडेंट बैठा होता है एक्सरे रूम के अंदर वो लेड की प्लेट पहने होता है। क्यों लेड की प्लेट पहने होता है? क्योंकि उसको अपनी जिंदगी बचानी है, क्योंकि हाई पेनिट्रेशन पावर की होती है और ये लेड की प्लेट को पार नहीं कर पाती है। क्या गामा रे पार कर लेती है? पार कर लेती है, लेकिन एक्सरे नहीं पार कर पाती है, इसीलिए लेड की प्लेट पहना जाता है, ठीक। काफी सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट की डेथ भी हो चुकी है इसकी वजह से। जैसे अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि जो डीएनए का मॉडल आप देखते हो, वो डीएनए का मॉडल दिया था एक रोजलिंड फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट ने। उनकी डेथ भी इसी की वजह से हुई है। अच्छा, उनकी डेथ इसकी वजह से क्यों हुई? क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। और कैंसर क्यों हुआ था? क्योंकि वो एक्सरे के हायर एक्सपोजर में थी, क्योंकि उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से वो डीएनए का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, वो हेलिकल मॉडल जो देखते हो डीएनए का, वैसे तो उसका क्रेडिट किसी और को जाता है, लेकिन ये जो एक्सरे का मॉडल आप देख रहे हो ये उन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस ज्यादा एक्सरे के प्रेजेंस में होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। खैर, यूवी रेस की बात आती है अगली, तो वो होती है विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट क्या होती है? जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लाल, पीला, हरा, नीला, जो कलर आप देख सकते हो वो ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अगर मैं स्प्लिट करूं तो आपको पता होना चाहिए विबग्योर होता है, विबग्योर होता है। और विबग्योर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होती है। और फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम रेड की होती है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है, अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की है, फिर एक्सरे की है, फिर यूवी रेस की है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉयलेट, फिर आ जाएगा इंडिगो, फिर आ जाएगा ब्लू, फिर आ जाएगा ग्रीन, फिर आ जाएगा येलो, फिर आ जाएगा ऑरेंज, फिर आ जाएगा रेड। तो ये हो गया विबग्योर। अब होता क्या है कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ठीक इसी ऑर्डर में इनका एनर्जी सीक्वेंस भी होता है। सबसे ज्यादा हमारे पास मतलब सबसे ज्यादा हायर एनर्जी रखने वाला वॉयलेट होता है, सबसे कम एनर्जी रखने वाला रेड होता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। ये किससे समझाया था? प्लैंक ने समझाया था। कल समझ में आएगा इसको, जब अगला लेक्चर आएगा तब, ठीक है। तो विबग्योर खत्म हो गया, फिर मतलब अभी इतना खत्म हो गया, विबग्योर खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं, तो ये गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया और विजिबल लाइट हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कभी इसको गलती में अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। याद हो जाता है जनरली ऐसे तो, ठीक है। फिर विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड लाइट। अब इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड कैमरास आपने देखे होंगे। इंफ्रारेड ये हमारे शरीर की गर्मी को, ये हमारे शरीर की गर्मी को सेंस कर लेता है। तो इंफ्रारेड लाइट जो होती है, ध्यान से देखना, जब अभी अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड कैमरा जो होती है, इंफ्रारेड थर्मामीटर जो होते हैं, सब खुद से अगर मारूं अपने झापड़ तो यहाँ पे उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरास के अंदर होता क्या है कि ये गर्मी, शरीर की गर्मी को सेंस कर लेता है। तो इंफ्रारेड लाइट ऐसी होती है। होता क्या है कि दिखाई आपको नहीं देंगी, जैसे अगर मैं मारूं अपने शरीर पे तो जो गर्म गर्म हवा जो यहाँ पे मतलब गर्मी पैदा होगी वो मुझे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो जो उसकी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। लेकिन होता क्या, इसलिए वो देख नहीं सकता, वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं फॉल करता, लेकिन इंफ्रारेड कैमरा की मदद से इसको भी देख सकते हैं। खैर, इंफ्रारेड के बाद अगला जो आता है वो कौन आता है? हमारे पास दो होते हैं, एक होता है माइक्रोवेव, एक होता है रेडियो वेव। यहां पे आएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, अब माइक्रोवेव क्या होता है भाई? माइक्रोवेव जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स हमारे पास हायर वेवलेंथ वाली होती हैं, और उससे भी ज्यादा वेवलेंथ की होती है रेडियो वेव्स। याद करने का तरीका क्या है? सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। रेडियो वेव्स आपको पता है काफी कितने दूर दूर तक चलती हैं। रेडियो वेव्स अगर दूर दूर ना हो तो इतने दूर तक सिग्नल ही ना पहुंचे, ठीक है, ठीक है। इतना दूर तक सिग्नल्स कैसे आते हैं? इतना दूर तक आज भी आकाशवाणी आप देख रहे हो पूरे इंडिया में चल रहा है अगर, ठीक है। अब तो बहुत कम हो गया है, लोग रेडियो नहीं देखते, मतलब रेडियो का नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल हुआ करता था तो पूरे इंडिया में बहुत मतलब उसी का वो था, कुछ साल पहले प्रचलन था। तो आप देख सकते हो इतना दूर दूर तक हमारे पास दिल्ली से चलता था, लेकिन पूरे इंडिया में आता था सिग्नल, क्योंकि रेडियो वेव काफी दूर तक ट्रैवल करती है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास गामा रेज होती हैं, फिर एक्सरे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल लाइट, फिर हमारे पास इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। और भी वेव्स होती है, कॉस्मिक वेव्स, रेडियो, और हमारे पास एक होती है एम्बर रेज। उन सबको मतलब नहीं आपको, एम्बर रेज वेव्स जो भी बोलना है बोलो, ठीक है, रेज होती है रेज।
गॉट माय पॉइंट? इतना आपको याद होना चाहिए इसमें। अच्छा, यहां से यहां ये पता है, ये ऑर्डर उसी के बाद है। ये जो ऑर्डर देख रहे हो नीचे लिख दिया है, बड़ा बोर्ड नहीं है इसीलिए, बड़ा बोर्ड नहीं है ना, इसीलिए हम इसको नीचे लिख दिए हैं। ये है इसके बाद, इसके बाद, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो यहां से यहां जब आने लगोगे, जब तुम इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो इस सीक्वेंस से यहां आने पर आपको ऐसा देखने में आएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो एनर्जी बढ़ता जाता है। फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी से इनका कोई नाता नहीं होता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ जो होती है वो घटने लगती है। अब ये किसने कहा था? प्लैंक ने कहा था। जब अगला लेक्चर आएगा तो प्लैंक की इन बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैंक ने ऐसा कहा था कि जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना स्पीड में मुझे आता है आपको उतना स्पीड में भी याद हो जाएगा, लेकिन अगले लेक्चर का इंतजार करिए। बस मुद्दे की बात यह है, आज हमारा काफी टाइम लग गया रदरफोर्ड में, हम बहुत फास्ट कर सकते थे इसको। खैर फास्ट करना नहीं है, मुद्दा आपको समझाना है और वो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया पॉइंट। तो मेजर पॉइंट हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। अगले में हम लोग क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खसीट लेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही अगला लेक्चर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बचेगा उसके अंदर बोहर स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना काफी है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे, अभी बस इतना समझो। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। वेव क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, या वेव चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, जो आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का 11th का, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये सारी बातें आप वही पढ़ोगे, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आगे का देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बाय।